हाय दोस्तों, मैं सिट्टू कुमार अपना चैनल विशाल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से 10th का साइंस देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, उसको पढ़ेंगे। साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल और आसान होता है। अगर आप समझने लगे तो बहुत ही आसान होता है साइंस। सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो साइंस है। देखिए, साइंस के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे आज से, और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीक़ा से 10th क्लास का साइंस है जो आपको बोर्ड लेवल का पढ़ाई होगा और केवल फोकस होगा बोर्ड। इस बार रिजल्ट कैसा है आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो आपका जो केमिस्ट्री है, देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान के 3 शाखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस सब के बारे में बताने का समय नहीं है, आप इसके बारे में जानते होंगे। ये आपको 7th 8th में पढ़ाया गया कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के कितने भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेफिनेशन सब आपको 8th 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो हम यहाँ पर कुछ नया करेंगे, जो नया टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आपका इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, लेसन फर्स्ट, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ही क्यों पड़ा, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक हम इधर से उधर नहीं होने देंगे, कटने नहीं देंगे। आपको लगे कि ये टॉपिक छूट गया तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और 10th क्लास को आपको लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो हमें कमेंट में लिख कर बताइए कि सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए। तो सुनिए, तो कहना है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर का नाम आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ही क्यों पड़ा। तो अगर हम बात करें तो साधारण सा लॉजिकल बात अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में सामान्यतः जनरली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो साधारण सा बात हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक मतलब रसायन से संबंधित, और अभिक्रिया मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? अभिक्रिया मतलब परिवर्तन होता है। तो हमको इसमें परिवर्तन के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह से, कौन से पॉइंट, कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो सुनिए, आपका जो लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। वही मिस्टेक से लिखा गया है, इसको थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है रिएक्शन, इक्वेशन लिखा गया है, रिएक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो हम लिखे हैं बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में और सटीक लिखे हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ अकेले ही, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद न दिख रहा हो, क्या, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो नहीं रहा है, ठीक है, हो जाता है, हो तो जाता है, हो नहीं रहा था, चलिए हो गया, ठीक है, इतना पर दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अभिक्रिया का मतलब होता है क्रिया, अभिक्रिया का और साधारण सी भाषा बोले तो परिवर्तन होता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अपने से नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साधारण सा बात हम बोले कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर अपने से नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में होता है, स्वतंत्र अकेला होता है, तो यह स्वयं जलता है, खुद जलता है। लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी ना साथ में, तो ऑक्सीजन जो है वो मुक्त अवस्था में किसी को जलने में मदद करता है। एक खुद जलता है, एक जलाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही दोनों का रिएक्शन हो जाता है तो यह आग बुझाने वाला क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ये है परिवर्तन, ठीक है। चूँकि दोनों अभी स्वतंत्र अवस्था में देखा जाए तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन दोनों के रिएक्शन के बाद किस अवस्था में हो जाता है? द्रव अवस्था में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे? चलिए, कहता है आगे अभिकारक। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको आता है अभिकारक। तो अभिकारक क्या है समझिए। साधारण सा बात हम बोल सकते हैं कि अभिकारक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो साधारण से लॉजिकल हम बोलना चाहे तो वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करें? भाग ले, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। वे सभी पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। या आपको डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखे हैं पढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। सेम इसका उल्टा हो जाएगा प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो तत्व का निर्माण होगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है। एग्जाम्पल इसको देखिए, 2H2 इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, ये तो तय है। तो इसमें भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और इन दोनों के मिलने के परिणाम स्वरूप क्या बना है? H2O जल। तो जल क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। तो अभिकारक और प्रतिफल आप पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक कहता है विशेषता। क्या कहता है? विशेषता कहता है कि इसके बारे में बोलिए कि विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ गुण अवगुण प्रॉपर्टीज़ होगा ना, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन लिखा गया है, सम के रिएक्शन होगा, रिएक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले भी हम लिखे थे रिएक्शन, आप रिएक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा प्रिंट जो टाइपिंग के समय थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। चलिए तो बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता हम लिखे गैस की उत्पत्ति। बहुत से ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो पूर्ण होने के बाद गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो साधारण से एकदम शॉर्ट और बहुत ही आसान और सरल, इजी और सटीक लिखे हम कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गैस का निर्माण होता है। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिख रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं हम। क्या एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन के बाद हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है? गैस है, ठीक है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है तो उसके लिए हम लोग तीर चिन्ह कहाँ देते हैं? ऊपर की तरफ देते हैं। उसके लिए तीर चिन्ह कहाँ देते हैं? ऊपर की तरफ, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस का निर्माण होता है तो उसके लिए हम लोग तीर चिन्ह कहाँ देते हैं? ऊपर की तरफ देते हैं। चलिए आगे, इसका दूसरा पॉइंट, जूम को ख़त्म करते हैं। जूम का जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे जूम किया जाएगा। देखिए अवक्षेप का बनना, आपका दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या मतलब समझिए। अवक्षेप का बनने का मतलब है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जो रिएक्शन होने के बाद, पूर्ण होने के बाद अवक्षेप का निर्माण करता है। और यह अवक्षेप जो होता है वो किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है। सामान्यतः किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नीचे लिखा गया है कि जब हम NaCl, सोडियम को, जो खाने वाला नमक होता है उसी का सूत्र है NaCl, इसको जब जल में घुला दे और सिल्वर नाइट्रेट को, नाइट्रेट के जलीय विलयन को, दोनों को एक साथ रिएक्शन कराए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण होगा वह सिल्वर क्लोराइड का जो निर्माण होगा वह अवक्षेप होगा। क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप होगा, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप होगा। यह अवक्षेप सामान्यतः ठोस, मतलब पूरे ठोस के रूप में तो नहीं होते हैं, लेकिन द्रव के रूप में भी नहीं होते हैं। जिस तरह से आप दही देखे हो कि दही ना तो द्रव के रूप में होते हैं और ना ही जल के रूप में होते हैं, ना ठोस के रूप में होते हैं, नहीं द्रव के रूप में होता है नहीं ठोस के रूप में, वो सामान्यतः ठोस के रूप में होते हैं, सामान्य तो नॉर्मली। तो उसी तरह से ये जो AgCl होता है ये भी ठोस रूप में होता है, दही के जैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन समझते हैं इसको। देखिए अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थों की अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है कि मोमबत्ती को जलाने पर, जो मोमबत्ती है उसको जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पहले ठोस रूप में था लेकिन अब किस रूप में बदल गया? द्रव रूप में और गैस के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। शुरुआती दौर में ये जो था तो किस रूप में था? ठोस के रूप में। मोमबत्ती आप देखते हो तो ठोस रूप में होता है, लेकिन जैसे इसको आप जलाते हो तो द्रव और गैस दोनों रूप में हो गया, रूप बदल लिया अपना। तो रूप बदल लिया तो इस अवस्था को हम बोल सकते हैं, इस परिवर्तन को हम बोल सकते हैं कि अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आप मोमबत्ती देखे होंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जल रहा है, जलने के दौरान इसके नीचे से द्रव यहाँ से गिरता है, ठीक है, और कुछ वाष्प के रूप में वेपर, मतलब वाष्पित होकर के क्या होता है? जलता है। इस तरह से हो सकता है, होता है।
अगला है ताप में परिवर्तन। देखिए, तो ताप में परिवर्तन कहने का मतलब बहुत ही साधारण सा लॉजिकल बात बोले हम तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम से ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो NaHCl है इसको आप घंटों तक ले एक साथ बंद करके किसी बर्तन में रख दीजिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको सूर्य प्रकाश देंगे, सूर्य के प्रकाश यहाँ पे लाएंगे, उष्मा देंगे, यह तुरंत रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ताप में परिवर्तन के कारण भी रिएक्शनें होती है। आगे रंग परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया है जो पूर्ण होने के बाद उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों में के रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आपको कार्बन है, लकड़ी साधारण सा कार्बन लकड़ी है, उसको जलाइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना जलाएंगे, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा, प्रकाश और अवशेष बचता है। अवशेष क्या होता है, बचता है। तो शुरुआती दौर में जब मान लीजिए कोई वस्तु को जला रहे हैं तो वो रंग और जलने के बाद जो अवशेष बचता है उसका रंग क्या समान होता है, नहीं, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसके जो ताप होता है, जो परिवर्तन होता है, रंग होता है, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, अगला है टॉपिक 5वां, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। बहुत ही साधारण सी बात है। रासायनिक अभिक्रिया क्या था कि दो या दो से अकेले या कोई पदार्थ, अकेले या कोई अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा था अपने से नए भिन्न गुण वाले। लेकिन यहाँ पर उसी को हम लोग क्या करेंगे, संकेत और सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों के द्वारा क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, दिखा देंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे वहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए थे, आपको अगर हम एग्जाम्पल पीछे के दिखाएं तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो नाम के रूप में था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, इस रूप में है। यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये किस रूप में है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाम लिखा है, साधारण सा नाम, संकेत सूत्र भी नहीं लिखा गया है। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, जल का H2O नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सीधा सा साधारण सा बात, उसका नाम लिखा गया है। लेकिन अब हम अगर नीचे की तरफ देखें रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक समीकरण में स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो तत्व भाग लिया था उसी को हम लोग संकेत और सूत्र के रूप में क्या कर दिए हैं, लिख दिए। तो साधारण सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेगा उसको संकेत और सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये साधारण सी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, आगे रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझिए डेफिनेशन के रूप में सब समझाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ना समझ में आया तो लाइक तो बनता है। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें वैसे प्रकार के रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जो समीकरण आप लिखे हो, ये देखो, ये इक्वेशन जो लिखे हो, इस इक्वेशन के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान। अगर दोनों ओर तत्वों की संख्या समान होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे देखिए यहाँ पे H2 और Cl2, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। जो आगे की जो संख्या होती है, जो सबसे आगे आप लिखते हो, उस संख्या को पीछे वाले की संख्या क्या होता है, सबके लिए होता है। मतलब आगे का जो अंक है 1, 2, वो पीछे जितना भी तत्व होगा उस सबका होगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2। हाइड्रोजन आपको यहाँ पे जूम करके अगर हम दिखाना चाहें, जूम करके थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करें, तो देखिए ये रहा जूम। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे तरह से। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ भी 1 लिखा है। तो आगे के जो अंक होता है वो पीछे वाले के अंक के साथ क्या करता है, गुना कर लेता है। तो गुना कर लिया, और तो 1 से गुना करेंगे 2 को, तो 2 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 2। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 2। ये इससे भी गुना होगा ना, दोनों के साथ गुना होगा, जोड़ेंगे नहीं, गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अगर दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और सेम उल्टा इसका आप बोल सकते हो ना, कि जब क्या हो, बराबर नहीं हो, सेम उल्टा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सोचो ना, साधारण से तो लॉजिक बोलना है। आप लोग बोल सकते हो कि सेम, क्या बोलोगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें
समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के, जो समीकरण है उसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, असमान। परमाणुओं की संख्या असमान होनी चाहिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है।